Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider और सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि आज का टॉपिक हमारा है स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर जो है आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको खाने के फ़ौरन बाद जो पेन स्टार्ट हो जाता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक अल्सर के बारे में और इसके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं इसके अंदर, क्या रीज़न होते हैं आप लोगों को क्यों मतलब स्टमक अल्सर किस वजह से होता है, या आप इसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, इसको किस तरह से पता चला सकते हैं कि ये स्टमक अल्सर ये या कुछ और है, या फिर आप इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो होता है ये लेने से स्टमक अल्सर जो होता है बेहतर होता है। और इसके साथ साथ हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया या डायग्नोस नहीं किया तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि स्टमक अल्सर है। अच्छा, सबसे पहले ये कि स्टमक अल्सर को जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है और इसमें ये होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है, ठीक है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है या जो एपिथेलियम होती है उसकी, ठीक है, उसके अंदर जो ब्रेक आ जाता है, उसके अंदर जो होता है कहने कि वो लाइनिंग जो होती है वो जब ब्रेक हो जाती है तो वो एक अल्सर डेवलप कर लेती है वहाँ पे। ठीक है, अल्सर जब डेवलप हो जाता है तो उसको उसके अंदर क्या कहता है, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं या जब भी आप मतलब कोई ऐसा फूड खाते हैं जो कि उसको चीज़ को एग्रीवेट करता है, जब वो पहुंचता है वहाँ पे आपके स्टमक के अंदर, या अगर आपको ड्यूडेनल अल्सर है तो ड्यूडेनम के अंदर, तो वो चीज़ जो होती है वो जगह पे आपको पेन मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका पेन जो होता है वो एक ख़ास तरह का पेन होता है। ठीक है, वो तो इस तरह से पता चलता है कि क्योंकि इसका पेन जो होता है ना वो बर्निंग टाइप पेन होता है, मतलब आपको जलन सी महसूस होती है खाने के फ़ौरन बाद, अगर जलन हो रही है आपके पेट में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपको मतलब जलन के साथ साथ आपको ये कि आपको क्या मिल रहा है उसके अंदर, उसके साथ साथ आपको मतलब एब्डोमिनल में पेन मिल रहा है, पूरे स्टमक में पेन मिल रहा है, और खाने के फ़ौरन बाद जो होते हैं आपको सीने में जलन या तेज़ाबियत जिसको कहते हैं, या फिर कह लें कि रिफ्लेक्स मिलता है आपको, कोई गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक साइन हो सकता है कि आपको स्टमक अल्सर है। ठीक है, तो या फिर ये और भी इसके रीज़न होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई गर्डी है, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ ही है, या फिर आपको स्टमक अल्सर है, ठीक है, या फिर कोई आपको कहते हैं कि इसोफेजाइटिस है, आपकी इसोफिकल जो होता है वो जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो पाइप होता है जो फूड आपको लेके जाता है स्टमक के अंदर, जो कह रहे हैं कि जिसको इसोफिकस कहते हैं, खाने की नाली कहते हैं जिसको। ठीक है, या तो उस जब आपको यहाँ पर पेन हो रहा है प्रॉपर, तो हो सकता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई हो। ठीक है, या फिर आपका जो स्टमक है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई हो, स्वेलिंग हो गई हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फूड भी आप खाते हैं उसको जो होता है ना, आप प्रॉपरली इस तरह से फूड खाएं कि जिस तरह से आप कोई मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, ऐसे फूड जो कि प्रोसेस फूड होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं आपके स्टमक के अंदर या एसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से जो होता है एसोफेजियल कैंसर हो जाता है, या फिर एसोफेजाइटिस हो जाता है, या फिर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, या फिर आगे जाके वो गैस्ट्रिक अल्सर में, या फिर कह लें कि गैस्ट्रिक कैंसर में भी डेवलप हो सकता है अगर आपकी डाइट सही नहीं है या आपको फैमिली हिस्ट्री है कोई गैस्ट्रिक या एसोफेजियल कैंसर की। ठीक है, तो फिर इसमें ये हम बात करते हैं, या फिर इसके अलावा एक और हर्निया भी होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जिसे हाइटस हर्निया कहते हैं। ठीक है, ये फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके हाइटस हर्निया में भी मिल सकते हैं। सही है, लेकिन आज हम अपना टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे और उसी में बात करेंगे स्टमक अल्सर में मतलब किस तरह से आप स्टमक अल्सर को पहचानते हैं, और ठीक है, तो उसी पे बात करेंगे। जो सिम्टम्स हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या मिल रहा है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन आपको बताया कि बर्निंग सेंसेशन मिल रही है, जलन हो रही है, सही, और पेन हो रहा है आपको स्टमक के अंदर। ठीक है, या फिर आपको जैसा बताया कि कुछ लोग जो होते हैं उनको इंडाइजेशन के सिम्टम्स भी होते हैं, हार्ट बर्न भी मिलता है, या ब्लोटिंग मिलती है, एसिड रिफ्लैक्स मिलता है, या फिर वो सिक फील करते हैं। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम जिसे कहते हैं, कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि अगर ये आपको भी हैं तो हो सकता है कि आपको भी
स्टमक अल्सर हो, या फिर आपको कोई गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो, या आपको हाइटिस हर्निया हो, या आपको गैस्ट्रिक एसोफेजाइटिस हो, या आपको गैस्ट्राइटिस हो, ठीक है, तो आपको इसके बारे में इसको रूल आउट करना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हम इसके कॉजेज़ पे चलते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि ये क्यों मिलता है भाई, स्टमक अल्सर क्यों मिल रहा है आपको, ठीक है। सो ज़्यादातर जिस तरह हमने शुरू में बात की है कि इसके अंदर जो आपकी स्टमक की लेयर होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, स्टमक जो होती है उसकी लेयर जो अंदर होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि स्टमक फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए भी जैसे कि गैस्ट्रिक हम जो फूड खाते हैं पहले सर्विकस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो उस फूड को भी जो ब्रेक होने के लिए जो एसिड जो होता है हमारा स्टमक रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होती हैं, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उस फूड को ब्रेक होने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वो तो स्टमक ही सिक्रेट करता है और फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन ये कि तो इसको प्रोटेक्ट करती है हमारी जो लेयर होती है स्टमक की, ऊपर एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है इसको, इसकी लाइनिंग होती है स्टमक की, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ से। जब वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है तो फिर वो अल्सर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो स्टमक की लाइनिंग जो ब्रेक हो जाती है एसिड्स के साथ, ठीक है, जो कि एसिड जो होता है स्टमक से ही भी निकल रहा होता है, ऐसे फूड आप ले रहे होते हैं और इसको जो होता है जो कि डैमेज करते हैं उसको, तो ठीक है। तो ये तो आपका रीज़न हो गया कि भाई आपको गैस्ट्रिक अल्सर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइनिंग ब्रेक हो रही है स्टमक की, स्टमक का म्यूकोसल लाइनिंग ब्रेक हो रही है फ्रॉम द एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है। और इसके अलावा क्या रीज़न होते हैं, या सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, आपने सुना होगा कि इन्फेक्शन होता है या एक बैक्टीरिया होता है जिसको H. पायलोरी कहते हैं, ठीक है। H. पायलोरी बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, ये जब आपके स्टमक में होता है तो ये वहाँ पे जो होता है अल्सर कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, ठीक है। ये एक इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज H. पायलोरी भी होता है अक्सर लोगों के अंदर। या इसके अलावा आप लोगों को पता नहीं चलता, आप जो होते हैं अक्सर ख़वातीन ले रही होती है मेडिसिन, मोस्ट कॉमनली यूज़ करती हैं ब्रूफेन, सही है, या फिर कोई सी भी एनासिड्स ले रही होती हैं, एक जैसे ब्रूफेन भी है या फिर एस्पिरिन भी है, ठीक है। तो उनका क्या पाथवे होता है, वो जाके जो होता है ना आपके स्टमक अल्सर वो कराते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं उनको, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो ब्रूफेन भी एस्पिरिन भी जो होती है ना वो स्टमक अल्सर कॉज करती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और विदाउट किसी एडवाइस के ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके रीज़न हो गया। तो हमारे पास 3 रीज़न हो गए स्टमक अल्सर के। नंबर मोस्ट कॉमन H. पायलोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होती है एंटी एनासिड्स हो गई, सही, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसमें ब्रूफेन है या एस्पिरिन है मोस्ट कॉमन। इसके साथ साथ जैसे आपको बताया शुरू में कि कुछ फूड जो आप लेते हैं वो भी स्टमक अल्सर कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन तो मेक श्योर करें ऐसा फूड लें जो कि आपको क्योंकि जब भी जो भी आप फूड लेते हैं ना वो खाने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार ये फूड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर आप किसी ऐसे फूड से ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि आपको फीलिंग आप खाने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो उस फूड के बारे में सोचें कि यार यही फूड तो कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करे और अवॉइड करें नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद साथ साथ क्या होते हैं कि ज़ाहिर तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं कि भाई अगर अल्सर तो है वहाँ पे, तो अल्सर जो अगर वो ब्लीड भी कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यही है कि वो अल्सर जो होता है स्टमक लाइनिंग को जो वो और ज़्यादा उसने ब्रेक किया, परफोरेट किया, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वो ब्लीडिंग क्या करती है कि एक सिंड्रोम भी होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देखिए कि आप जो भी फूड ले रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता, नीचे नहीं जाता, एक तरह से मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सही है। तो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए जिसके अंदर आपको टमी पेन हो रहा है, इंडाइजेशन, हार्ट पेन, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपिटाइट, आप फीलिंग अच्छा नहीं करते, और वेट लॉस भी आपको मिलता है कुछ कंडीशंस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर वेट लॉस भी आपको मिल रहा होता है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। इसके साथ साथ हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए कि भाई क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, गैस्ट्रिक अल्सर क्यों मिल रहा है आपको। सबसे पहला H. पायलोरी है, बैक्टीरिया, इसके साथ साथ एनासिड, नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और इसके साथ साथ जो होते हैं इसमें ब्रूफेन भी है, एस्पिरिन भी है, और इसके साथ साथ जो होते हैं आपके लाइफ स्टाइल होते हैं। लाइफ स्टाइल में अगर आप
ऐसे फूड खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका काम स्ट्रेसफुल है, ऐसा काम जॉब है आपकी जो स्ट्रेसफुल है, या फिर आप स्मोकिंग भी करते हैं, या फिर ऐसी ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि आपके स्टमक के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इसके कॉजेज़। अच्छा, डायग्नोज का तरीक़ेकार इसका थोड़ा मतलब ऐसा होता है, या तो आप हॉस्पिटल में जाके डायग्नोज होता है, जो कि एक प्रोसीजर होता है जिसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, जो कि कैमरा होता है जो कि आपके स्टमक में जाता है थ्रू एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ड्यूडेनम, और फिर वहाँ से वो सैंपल लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, और फिर उसको आप हिस्टोलॉजी करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसीजर है। इसके अलावा आप जो होते हैं इसको पता चला सकते हैं कि अगर आप एच पाइलोरी की टेस्टिंग होती है, ठीक है, एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, ब्रेथ टेस्ट होता है, इसके ब्रेथ आपकी जो मतलब ब्रेथ के थ्रू मालूम होता है कि आपको एच पाइलोरी है या नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये होता है। दूसरा जो होता है आपका स्टूल का एंटीजन होता है, स्टूल सैंपल लेते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं कि भाई एच पाइलोरी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू भी देखते हैं, एंटीबॉडीज़ देखते हैं अगेंस्ट एच पाइलोरी, ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इसके टेस्ट हो गए एच पाइलोरी के। सही है। तो फिर अगर आप गैस्ट्रोस्कोपी की बात करें, सबको बताया कि गैस्ट्रोस्कोपी में एक कैमरा या फ्लेक्सिबल ट्यूब पास करते हैं जो कि आपके मुंह से होते हुए एसोफेगस में जाएगी, स्टमक में जाएगी, फिर वो जो होती है वो ड्यूडेनम तक जाती है, और फिर वो बायोप्सी ले लेती है सैंपल छोटे छोटे कैमरे के थ्रू ही जो होते हैं वो सैंपल लेके फिर हिस्टोलॉजी में टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू पड़ता है कि पता चलता है कि यार आपको कोई एसोफेजाइटिस तो नहीं है, मतलब कोई गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, या फिर ड्यूडेनाइटिस तो नहीं है, ड्यूडेनम की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर अल्सर तो नहीं है आपका स्टमक में जो कि ब्लीड कर रहा है। तो गैस्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो ये इसके टेस्ट हो गए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है, आपको पता है कि इसके अंदर जो अल्सर का ट्रीटमेंट जो होता है ना, डिपेंड करता है कि अगर आपको एच पाइलोरी की वजह से है तो फिर एंटीबायोटिक के ऊपर रखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स होते हैं, वो आपको तकरीबन इसका कोर्स होता है वो कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं कि ये मतलब एच पाइलोरी चला गया या अभी तक है। यूजली जो होता है ख़त्म हो जाता है विदिन 2 to 3 वीक्स अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जो कि रिकमेंड की जाती हैं। उसके साथ साथ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर भी देते हैं जो कि एसिड की सिक्रेशंस को रोकता है स्टमक के अंदर, ठीक है। कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक भी और PPIs भी यूज़ करते हैं, सही है। तो फिर अगर आपको फिर एच पाइलोरी जो होता है वो अगर स्टमक अल्सर एनासिड की वजह से या ब्रोफीन की वजह से या एस्प्रिन की वजह से, सही है, तो फिर फिर जो होते हैं वो आपको डिफरेंट टाइप के PPI देते हैं, और ये कहते हैं कि ये मेडिसिन आप जो एनासिड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और या ब्रोफीन यूज़ कर रहे हैं इसको यूज़ ना करें, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करें, सही है। फिर आपको चेक करते हैं आफ्टर 4 to 6 वीक गैस्ट्रोस्कोपी के ऊपर। यूजली अल्सर जो होता है ये चला जाता है और आपके सिम्टम्स जो होते हैं बेटर हो जाते हैं, सही है। तो इसके साथ साथ जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं इसके अंदर, अगर एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस के अंदर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, या एमोक्सिसिलिन है या क्लैरिथ्रोमाइसिन है या फिर मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं, सही है। क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो थोड़े माइल्ड होते हैं, लेकिन इसमें आप सिक भी फील कर सकते हैं और आपको डायरिया भी हो सकता है। और अगर आप मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं तो मेटालेक्टेस करवाता है मुंह के अंदर, ठीक है। तो अगर आप उसकी जो होता है साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई ड्रिंक आप इस तरह की यूज़ करते हैं तो उसको उसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, सही है। अगर आप अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाज़ोल को यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर इसके साथ PPI लेते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, या फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, और मेक श्योर कि यू फॉलो द एडवाइस व्हेन यू आर यूजिंग दीज मेडिकेशन, ठीक है। कभी कभार जैसे आपको बताया कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, तो अगर ब्लीडिंग है कॉम्प्लिकेशंस में, अगर आप एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया के अंदर आप जो होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, पेल फील करते हैं, साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं आपको हार्ट की पैल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है अल्सर की, ठीक है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है ब्लड आपका कम हो रहा है बॉडी के साथ, तो वो ऑक्सीजन जो होता है पहुंचा नहीं पा रहा आपकी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से आपको फटीग हो रही है, फटीग फील कर रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, आपको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए
थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ इसके साथ आप अपने कमेंट्स में लिखें और क्वेश्चन भी रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।